सबसे पहले एक छोटी सी केस थी जिसमें बेसिकली जागृति की केस स्टडी है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है फर्म के ऊपर। बहुत सारे असाइनमेंट्स वो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं लेकिन उनके पास में स्टाफ नहीं है, इसलिए पुअर क्वालिटी वर्क डिलीवर हो रहा है और वो अपने सीनियर्स को बोल रहे हैं लेट्स नॉट डू इट, लेट्स इंप्रूव द क्वालिटी। तो बस कैसे क्वालिटी प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको रिजॉल्व करना पड़ता है ये बता रहे हैं। फिर क्वालिटी मतलब क्वालिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्वालिटी अगर नहीं होगी तो लोग ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं करेंगे, फिर कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे। बहुत सारे रिपरकेशंस है, इसलिए क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए। क्वालिटी मतलब दो चीजें, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। पूरा जो काम है वो सिस्टमेटिकली एज पर लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, और आखिर में जो रिपोर्टिंग हो रिलायबल हो। दो स्टैंडर्ड्स है इसके लिए, SQC 1 और SA 220। SQC 1 बोलता है कि फर्म लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जिसने फोकस करना चाहिए 6 एलिमेंट्स के ऊपर, ताकि जितनी भी रिपोर्ट्स बने, जितने भी असाइनमेंट्स हो, रिपोर्ट्स बने, उन सब में क्वालिटी हो। SA 220 बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होगी उन सबको, ये जितने भी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करना एक असाइनमेंट लेवल पे। तो SQC 1 फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल्स की बात करता है और SA 220 उसके इंप्लीमेंटेशन की बात करता है। बाकी जो स्टैंडर्ड्स है वो भी हमको हेल्प करते हैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। लॉ जैसे कंपनीज एक्ट वो भी हेल्प करते हैं क्वालिटी मेंटेन करके। इसके लिए रिव्यू करने के लिए हमारे पास में पीयर रिव्यू बोर्ड है जो CA इंस्टीट्यूट कंट्रोल करता है, उससे बड़ा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और उससे बड़ा NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। अगर हम बात करते हैं SQC 1, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट्स and reviews of historical information and assurance assignments and related service engagements। हम लोग पढ़कर आए थे कि SQC 1 सभी तरह के अश्योरेंस एंगेजमेंट और रिलेटेड सर्विसेज को लगता है। अगर आप ऑडिट कर रहे हो SS के हिसाब से, रिव्यू कर रहे हो SRE के हिसाब से, ऑडिट या रिव्यू कर रहे हो फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन का SAE के हिसाब से, आप रिलेटेड सर्विसेज कर रहे हो SRS के हिसाब से, सभी अश्योरेंस और रिलेटेड असाइनमेंट्स की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए SQC 1 बना है। और दो ही चीजों की बात करता है वो, इट टॉक्स अबाउट कंप्लायंस, काम बराबर चले, और रिपोर्टिंग बराबर हो। सभी तरह के फर्म्स को लगता है। एक प्रोप्राइटर ऑडिट का, एक प्रोप्राइटर कर रहा है, एक इंडिविजुअल CA कर रहा है, या प्रोप्राइटर कर रहा है, या पार्टनरशिप फर्म कर रहा है, या बिग 4 है कि इंडियन फर्म है, सबको SQC 1 लगता है। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए 6 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। उसका शॉर्टकट था ले आया ही मैन। ही मैन एक बहुत पुराना सुपर हीरो है। ले, L स्टैंड फॉर लीडर को एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। पूरी फर्म को एथिकल रहना पड़ेगा। आया, असाइनमेंट सोच समझ के एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, सोच समझ के कंटिन्यू करने पड़ेंगे। एक अच्छा खासा ह्यूमन रिसोर्स लगेगा। असाइनमेंट का परफॉर्मेंस अच्छे से हो वो देखना पड़ेगा लेने के बाद में। और आखिरी में मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बराबर चल रहे हैं ना। 6 एलिमेंट्स को लेकर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स लगेगी। ये 6 एलिमेंट्स को लेकर जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होती है, इसी को हम बोलते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसको बनाना भी पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों का फीडबैक लेना पड़ेगा। आपको समझ में आया ना, बराबर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसको दूर भी करना पड़ेगा। सिर्फ बना के मतलब नहीं, बनाओ भी, डॉक्यूमेंट भी करो, कम्युनिकेट भी करो, फीडबैक भी लो लोगों का। सबसे पहले अगर हम लीडर की बात करें, फर्म के अंदर कल्चर मेंटेन होना चाहिए जहां पे हम एनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं हर छोटी मोटी बात में कि क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, फिर वो काम करना हो कि रिपोर्टिंग। सेकंड पॉइंट आपको समझाना है कि ये जिम्मेदारी है लीडर की। हु इज लीडर? जो CEO है फर्म का या फिर मैनेजिंग पार्टनर्स जो है, उनकी जिम्मेदारी में ये आएगा। कैसे इसको मेंटेन करेंगे? प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। क्वालिटी इज द प्रायोरिटी। क्वालिटी प्रायोरिटी है हर जगह पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड कॉस्ट। उस क्वालिटी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जब आप मैनेजर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पॉलिसीज बनाओ, क्वालिटी का भी इंपॉर्टेंस दो। अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू टारगेट्स, कॉस्ट टारगेट्स, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट्स, और रिसोर्सेज भी रखो। तो आपको 3 बातें समझानी है कि कल्चर, ये कल्चर मेंटेन करेगा, लीडर्स मेंटेन करेंगे। इसके लिए 3 बातें करनी होगी। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कमर्शियल से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर, मैनेजमेंट रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर बतानी होंगे, और उसके नीचे अच्छे रिसोर्सेस रखने होंगे। इस तरीके से याद रखोगे, जल्दी याद होगा। फिर हम बात करते हैं एथिकल।
एथिकल और इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा पूरे फर्म को। तो पहले बताओ, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स लगेगी एथिक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए और इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए। फिर आप बताओ, एथिकल में आपके 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं। लीडर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो एक्शंस में एथिकल बनाकर रखे पूरे फर्म को। इसके लिए लोगों को अवेयर, इन्फॉर्म करे, ट्रेन करे, मॉनिटर करे और सारे इश्यूज रिजॉल्व करे, ताकि 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अच्छे से चले। फिर आपको इंडिपेंडेंस पे बात करनी पड़ेगी, थ्रेट्स, इंडिपेंडेंस भी मेंटेन करना, ठीक है। देखो, पहले आपको बताना पड़ेगा पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हो एथिकल के लिए, एथिकल और इंडिपेंडेंस के लिए। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताने पड़ेंगे और लीडर को लीड लेना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट्स क्या है वो आइडेंटिफाई करो, थ्रेट्स, फिर उसके लिए आप सेफगार्ड इवैल्यूएट करो, थ्रेट्स को सेफगार्ड्स लगाओ, एलिमिनेट करो। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस में और एक बात है, जब भी थ्रेट्स आते हैं तो उसको एंगेजमेंट पार्टनर को, फर्म के लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए और फर्म के सभी लोगों ने एनुअल कंफर्मेशन देना चाहिए कि इंडिपेंडेंस है। तो पहले पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बोलो, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करो, फिर इंडिपेंडेंस के बारे में 3 बातें करो, इंडिपेंडेंस का प्रोसेस, इंडिपेंडेंस के थ्रेट की शेयरिंग और उसका एनुअल कंफर्मेशन। फिर हम बात करते हैं अगर फैमिलिटी थ्रेट, सबसे पहले आपको फैमिलिटी थ्रेट के बारे में बताना है कि जब क्लोज रिलेशन हो जाए, सिंपैथी आ जाए सामने वाले के बारे में। फिर आपको बताना है सेफगार्ड्स के क्राइटेरिया, सेफगार्ड के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। इसमें लिए 3 तरीके, अगर आपको फैमिली थ्रेड्स को डील करना है तो रोटेशन, एक कुछ समय के बाद में एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना चाहिए, फर्म के अंदर इंटरनल रोटेशन बोलते हैं। फिर आपको पीयर रिव्यू करवाना चाहिए और ईक्यूसीआर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना चाहिए। एसक्यूसी के हिसाब से एक फिक्स समय के बाद एंगेजमेंट पार्टनर को चेंज करना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 7 ईयर्स। तो हर 7 साल के बाद में एंगेजमेंट पार्टनर बदलो, खुद जाकर मैंडेटरी पीयर रिव्यू करवा लो रेगुलर बेसिस पे, और ईक्यूसीआर काम खत्म होने के बाद साइन करने से पहले एक नॉन टीम मेंबर से जाकर रिव्यू करवा लो अपने काम का। ये 3 करवाने से आपकी फैमिली थ्रेट कम हो जाएगी विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। तो पहले आपको बताना है फैमिली थ्रेट मतलब क्या, उसको रिड्यूस करने के उसके सेफगार्ड्स लगाने पड़ेंगे और 3 सेफगार्ड्स के बारे में बताना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, असाइनमेंट एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने से पहले आपको बात करना पड़ेगा सामने वाले की इंटीग्रिटी। जो टीसीडब्ल्यूजी है, मैनेजमेंट है, की मैनेजमेंट पर्सन है, प्रमोटर्स है, उनकी इंटीग्रिटी के बारे में छानबीन, उनके बारे में एक, खुद के बारे में 2 बातें, खुद के पास कॉम्पिटेंस, नॉलेज, स्किल्स है क्या, और खुद क्या एथिकल रहकर एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाओगे इस असाइनमेंट में, अनबायस तरीके से आप काम कर पाओगे क्या। तीसरा, आपको एक डिसीजन पूरी इंफॉर्मेशन लेकर करना पड़ेगा, सिचुएशन देखकर उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि इश्यूज अगर थे तो आपने उसको रिजॉल्व कैसे किया। तो सामने वाले की, क्लाइंट की एक बात, खुद की 2 बातें, डिसीजन मेकिंग और डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 3 बातों पे हमको फोकस करना है। अगर आप देखोगे तो हमने हर चीज की प्रॉपर नंबरिंग करके रखी है, वो नंबरिंग आपके सामने होनी चाहिए, तभी आप अगर ऑडियो सुन रहे हो तो आपको चीजें क्लिक होगी, आपके सामने नोट्स लगेंगे विद नंबरिंग। अगर हम बात करते हैं क्लाइंट की इंटीग्रिटी, शॉर्टकट था सर की इंटीग्रिटी, सार की इंटीग्रिटी। सबसे पहले देखिए स्कोप, वो लिमिटेशन ऑफ स्कोप तो नहीं डाल रहा है, एंड लीगलिटी, इलीगल काम तो नहीं कर रहा है, उससे उसकी इंटीग्रिटी बस। फिर ए फॉर, उसका एटीट्यूड क्या, अकाउंटिंग की तरफ फीस कम करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। आर, उसका रीजन क्या है आपको चुनने का, क्यों पुराना बंदा छोड़ेगा, आपको क्यों चुन रहे। फिर उसका मार्केट में आइडेंटिटी, रेपुटेशन क्या है, उसका ऑपरेशन काम करने का तरीका क्या है, इससे समझ में आएगा इंटीग्रिटी के बारे में। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे से आप काम करते हो आपको समझ में आता है उसकी इंटीग्रिटी के बारे में, और समझ में आता है खुद के कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी के बारे में। आप कैपेबल हो क्या, कैसे तय करोगे, रीच डेक एंड देन डिसाइड, ठीक है, शॉर्टकट है रीच डेक। आर स्टैंड फॉर, आपको आपके टीम को किसी को भी रेगुलेशंस का, कौन से लॉ रूल्स रेगुलेशन उसका नॉलेज है क्या, आपके वो जो एंटिटी को लगता है उसका नॉलेज है क्या, वो समझो। फिर रीच डेक, डी फॉर, आप क्या डेडलाइन मीट कर पाओगे, उतने समय में काम को खत्म कर पाओगे। देन ई स्टैंड फॉर, आपके पास एक्सपर्ट्स है जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरियाज है जिसका आपके पास नॉलेज नहीं, वो काम करने के लिए लोग रेडी आपके पास। रिसोर्सेस है क्या, एडिक्वेट नंबर ऑफ लोग है क्या, नॉलेजेबल क्वालिफिकेशन वाले लोग, एक्सपीरियंस वाले लोग है क्या, वेल ट्रेन लोग है क्या आपके साथ काम करने के लिए, और नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री है क्या। रीच डेक करके शॉर्टकट है, ठीक है। 5 बातें देखनी पड़ेगी खुद की कैपेबिलिटीज को समझने के लिए। फिर हम बात कर रहे हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स की,
तो पहले आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से पहले देखो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर है तो उसको खत्म करना पड़ेगा। असाइनमेंट एक्सेप्ट करने के बाद कभी इंफॉर्मेशन ऐसे मिलती है जो आपको पहले पता होती, शायद आप एक्सेप्ट नहीं करते। आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा इसमें 3 बातें कि भाई ये किसको रिपोर्ट करूं, ऐसी एक नई जानकारी मिली, एक नया प्रॉब्लम है, किसको रिपोर्ट करूं, विड्रॉ करूं कि नहीं करूं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ये डिसीजन मेकिंग पूरी जानकारी सर्कमस्टांस को देख कर लेना पड़ेगा। 3 बातें पहले आपको एक्सेप्ट करने के पहले के कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट बात करना है, एक्सेप्ट करने के बाद के कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना है। मिली तो 3 बातें, ये किसको बताओ, विड्रॉ करना है क्या, और डिसीजन मेकिंग। फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डीडीआरडी, विड्रॉ करना भी है ना, पहले डिस्कस कर ले बेटा। अदानी का था, पहले डिस्कस कर ले बेटा, फिर विड्रॉल का डिसीजन सोच समझ के ले ले बेटा। वो भी लोगों से आके डिस्कस कर, अगर तूने किया है तो रिपोर्ट, जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उन सबको बता इसके बारे में, और डॉक्यूमेंट कर क्या मामले थे, तूने क्या डिस्कशन किए, क्या कंक्लूजन मिले। डीडीआरडी करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एकदम सिंपल सा सीक्वेंस है। अगर तेरे को बहुत हाई क्वालिटी रिपोर्ट्स देनी है, रिलायबल रिपोर्ट्स देनी है, तो सेकंड तेरे को इनफ लोग, रिसोर्सेस, पीपल लगेंगे तेरे को, ताकि वो अच्छे लोग हो, सिस्टमेटिकली लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर सके। इनको तेरे को डेवलप करते रहना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे उसकी ट्रेनिंग, नॉलेज अपडेशन, अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए एचआर से रिलेटेड पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर वो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी, रिक्रूटमेंट के बाद में ट्रेनिंग्स, रिक्रूटमेंट के बाद में ट्रेनिंग्स हो, ट्रेनिंग्स के बाद में कॉम्पनसेशन हो, करियर डेवलपमेंट हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो, एंड सो ऑन। अगर मैं एंगेजमेंट पार्टनर अच्छा लगेगा बेटा, हर असाइनमेंट में सबसे पहले मैंडेटरी की एंगेजमेंट पार्टनर असाइन हो, पहली बात। दूसरा, सबको कम्युनिकेट हो, टीम मेंबर्स को भी, टीसीडब्ल्यूजी को भी, मैनेजमेंट को, कि ये बंदा है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से डिफाइन हो, उसके अंदर टीम अच्छी, कौन कौन टीम मेंबर्स रहेंगे वो भी बताओ, इनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो, पार्टनर टीम अच्छे से काम कर रहे हैं क्या, जहां जहां पे हो वहां पे इंप्रूवमेंट्स करवाओ। 6 बातें हैं, पहले असाइनमेंट हो, फिर कम्युनिकेशन हो, फिर डिफाइन करो जिम्मेदारी, फिर टीम दो, फिर असेसमेंट करो परफॉर्मेंस, और उसके बाद इंप्रूवमेंट। फिर अगर हम लोग बात करते हैं, देन इफ वी टॉक अबाउट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, अगर मैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बात करनी है स्टेप्स। स्टेप्स में एंगेजमेंट, सबसे पहले टीम की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब वो टीम काम करने जाए उसके पहले उनको डायरेक्शन दो, जब काम करे तो उनका सुपरविजन होना, काम खत्म होने के बाद रिव्यू होना चाहिए। जहां जहां पे अटके वहां पे इन्होंने कंसल्टेशन, डिस्कशन, एडवाइजरी लेनी चाहिए। वो बंदा अप्रोप्रिएट पर्सन होना चाहिए उसमें, और अप्रोप्रिएट पर्सन होना चाहिए। वो इंटर्नल भी हो सकता है और फिर वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। और फिर तीसरी बात करेंगे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि काम कैसे परफॉर्म किया, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। EQCR की बात करूं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की, तो आपको सबसे पहले पर्पस, सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स बराबर थे ना ऑडिट के, ये चेक करने, और आखिरी में रिपोर्ट बराबर बनी नहीं, चेक करने के लिए EQCR होता है। कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क पे डिपेंड करता है कितना करना पड़ेगा। पहले ये 2 बातें समझा दी। फिर लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है, बाकी फिर फर्म के क्राइटेरिया में जितने लोग कवर होते हैं उनको भी करवाना पड़ेगा। क्राइटेरिया टर्नओवर बेस्ड, प्रॉफिट बेस्ड, लिस्टिंग में किसी के भी बेसिस पे हो सकता है। और ये एक बात ध्यान दे, ये करने के बाद में कहीं पे एंगेज पार्टनर की जिम्मेदारी कम बिल्कुल नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी, ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। अगर हम बात करते हैं कि लिस्टेड कंपनी में रिव्यूअर क्या करता है, लिस्टेड कंपनी में पूरे ऑडिट प्रोसेस सबसे पहले जाके देखता है टीम, पार्टनर और टीम पूरे इंडिपेंडेंट थे ना, रिस्क असेसमेंट में कौन सी बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट रिस्क थी उसको समझना, फिर प्रॉपर जजमेंट्स लिए गए ना पूरे ऑडिट के रिस्क को लेकर, ऑडिट प्रोसीजर्स को लेकर, कंसल्टेशंस लिए गए ना, फिर उसके बाद में मिसस्टेटमेंट्स कौन से मिले, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कौन से थे, रेक्टिफिकेशंस बराबर करवाया ना, ठीक है, जो जो कम्युनिकेशंस करने थे ऑडिट से टीसीडब्ल्यूजी को, अथॉरिटीज को बराबर किए ना, कंक्लूजन बराबर बने ना, और आखिरी में डॉक्यूमेंटेशन किया ना। 8 चीजें हैं लाइन बाय लाइन। अगर हम बात करते हैं हु कैन बिकम रिव्यूअर, तो सबसे पहली बात तो एक एक्सटर्नल नॉन टीम मेंबर होना चाहिए, उसने डिसीजन मेकिंग में और एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। He should be a non-team member, he should not participate and he should be a chartered accountant. ठीक है, कंसल्टेशन बिल्कुल ले सकते लेकिन बहुत ज्यादा मत ले लो। अगर वो बहुत ज्यादा ले लिया, टीम मेंबर जैसा फील हो रहा है, वो बन गया, तो फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। या तो आप कंसल्टेंट को सब्स्टिट्यूट कर दो या तो रिव्यूअर को सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों में से एक ऑप्शन आप कर सकते हो। देखो, जो हमने क्लास में मार्किंग कराई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से फ्लो सेट होना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कंप्लायंस, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा द फर्म्स पॉलिसीज ऑन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहले आपको कंप्लायंस का आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा
कि पॉलिसी जो थी इक्यूसीआर को लेकर वो फॉलो की ना, फॉलो करने के बाद में कि भाई फिर डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि भाई अनरिजॉल्व मैटर बचा तो नहीं, आखिरी में देयर वाज नो अनरिजॉल्व मैटर, रिपोर्ट अप्रोप्रिएट थी, साइन करने के पहले कंप्लीट हो गया, फाइनली इन सबको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है। तो इक्यूसीआर बराबर परफॉर्म किया, कोई भी मैटर अनरिजॉल्व नहीं है, रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है, कंप्लीशन, और आखिरी में डॉक्यूमेंटेशन, नंबरिंग वापस आपके सामने होनी चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप बताइए कि डिफरेंसेस आ सकते हैं, टीम मेंबर्स के बीच में आपस में डिफरेंसेस आ सकते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर टीम मेंबर के बीच में डिफरेंस आ सकते हैं, एंगेजमेंट फिर टीम मेंबर्स और कंसल्टेंट्स के बीच में डिफरेंस आ सकते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर और जो रिव्यूअर होते हैं उनके बीच में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, वो बताइए। दूसरा, जो भी डिफरेंसेस है इनको रिजॉल्व करना है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले, और इसी में और एक बात कि इनको रिजॉल्व करना है एज पर द प्रोसीजर्स गिवन इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द फर्म, फर्म के पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के हिसाब से करना चाहिए। तो वहां पे जो भी हो कि पहले उसको ऑन पेपर लाना, किसी को मेडिटेशन के लाना, एंगेजमेंट पार्टनर के पास जाना, वोटिंग के लिए जाना पार्टनर्स के, एंड सो ऑन, इसी से क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में आप सिंपल 4 बात बताएंगे। पहले, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना है, उसकी असेंबली करना है, उसको अच्छे से अरेंज करके रखना है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और अगर आप मल्टीपल रिपोर्ट्स इशू कर रहे हो तो फिर जो पर्टिकुलर रिपोर्ट रहेगी वहां से 60 डेज काउंट होंगे उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपको इसको अच्छे से सिक्योर जगह रखना है, सेफ जगह रखना है, सिक्योर जगह रखना है, जहां पे उसकी इंटीग्रिटी मतलब उसका कोई छेड़छाड़ ना हो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो, इजीली एक्सेसिबल, रिट्रीवेबल, निकालते भी आना चाहिए। और इसको रखने के बाद उसको रिटेन करना है, इसको कम से कम 7 साल की रिटेन करना है फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और अगर आप ग्रुप की रिपोर्ट साइन कर रहे हो तो डेट ऑफ ग्रुप्स रिपोर्ट, वहां से 7 साल काउंट होंगे। और इसके ओनर ऑडिटर ही रहेगा। ऑडिटर के ऊपर है क्लाइंट के साथ शेयर करना कि नहीं करना, कितना शेयर करना, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि इतना शेयर मत करो कि क्लाइंट आपके ऑडिट प्रोसीजर्स को समझ पाए और आपको बेवकूफ बना दे। इट अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ योर ऑडिट वर्क। मॉनिटरिंग की बात करते तो मॉनिटरिंग में 2 चीजें होती है, सिस्टम के डिजाइन, सिस्टम के स्टेप्स और जो प्रोसीजर्स है क्या वो अच्छे से बने हैं, वो एफिशिएंट, इफेक्टिव, अच्छा क्वालिटी ऑडिट करवा पा रहे हैं क्या, और जो चेंजेस है, इंडस्ट्री के चेंजेस, लीगल चेंजेस, स्टैंडर्ड के चेंजेस, उसमें अपडेट हो रहे ना, अपग्रेड होते जा रहे हैं ना। इसका ये काम करने के लिए पार्टनर या उसी तरीके का नॉलेजेबल क्वालिफाइड बंदे को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। वो मॉनिटरिंग करेगा सिस्टम बराबर है ना, वो ये देखेगा, वो कंप्लेंट्स भी देखेगा कि क्या कंप्लेंट्स आ रहे हैं फर्म के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट क्या कंप्लेंट्स आ रहे हैं, वहां से भी उसको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स है। जब भी उसको ऐसा दिखता है कि सिस्टम के कुछ खामियां है, डेफिशिएंसीज है, उसको दूर करना चाहिए, और कोई अगर फॉलो नहीं कर रहा उसको पनिश करना चाहिए। तो पहले आप मॉनिटरिंग मतलब क्या है वो बताइए, फिर आप बताइए उसके लिए एक बंदा लगता है, वो बंदे का काम कंप्लेंट्स भी देखना है और एक्शन लेना भी है। 3 बातें, बंदे की बात बताइए। फिर अगर हम बात करते हैं कंप्लेंट्स और एलिगेशन की, तो एक फ्लो है सिंपल। कंप्लेंट्स और एलिगेशन फर्म के अंदर से भी आ सकते हैं, फर्म के लोग, क्लाइंट से, थर्ड पार्टी से भी आ सकते हैं। एक चैनल बनना चाहिए, एक सेफ चैनल बनना चाहिए कि भाई बिना किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए, बिना उसके ऊपर कोई एक्शन लिए वो सारी इंफॉर्मेशन दे सके। इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट्स आने के बाद में इन्वेस्टिगेशन आना चाहिए, एक्सपीरियंस पार्टनर, लॉयर को लाकर इन्वेस्टिगेशन करो। एक्शन लो, अगर कुछ गलती की किसी ने तो उसके अगेंस्ट एक्शन लो, डॉक्यूमेंट करो पूरी चीज कैसे हुई थी। स्मॉल फर्म्स में इतनी तामझाम नहीं होता तो सीधा एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं। ऐसे 220 की हम लोग बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, पार्टनर का रोल है इंश्योर करना कि क्वालिटी, और इंश्योर करना कि जो भी सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है उसको इंप्लीमेंट करके क्वालिटी असाइनमेंट और इंप्लीमेंटेशन का काम है। टीम का भी यही काम है कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को समझ के उसको सही मान के उसको इंप्लीमेंट करना। SQC1 फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड देता है, SA220 उसके इंप्लीमेंटेशन की बात करता है। अल्टीमेट जिम्मेदारी पार्टनर की है, लेकिन टीम को भी अच्छे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए। और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है SA240? ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि क्वालिटी ऑडिट हो, ऑडिट का पूरा काम लीगल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और आखिर में जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा रिलायबल रिपोर्ट मिले। इसके भी वही 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। ले आया ही मैन,
लीडरशिप की जिम्मेदारियां, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन की बात है, उसी की बात है। लीडरशिप के बारे में बात की, एथिकल, ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ए फॉर एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूस अच्छे से करो। ही मैन, ह्यूमन रिसोर्स में असाइनमेंट, एंगेजमेंट टीम कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बात की है। फिर एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग, वही 6 बातें हैं जो हम पढ़ कर आए। लीडर का काम क्या है? लीडर का काम है अपने असाइनमेंट में क्वालिटी को प्रायोरिटी देना, टाइम, कंप्लीशन, डेडलाइन, मॉनिटरी बेनिफिट्स, कॉस्ट, इन सबसे ज्यादा क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देना। उसका काम है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो फर्म लेवल पर बने हैं उसको सही मान के इंप्लीमेंट करना। क्यों? ताकि पूरा काम सिस्टमैटिकली एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो और जो रिपोर्ट है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट और रिलायबल बने। और इसके लिए चौथी बात, उसने ओपन कम्युनिकेशन प्रमोट करना चाहिए, सबको बोलना चाहिए बिंदास, किसी के मन में कोई भी डाउट है आकर बोले कि क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो आप पहला पॉइंट बता दीजिए कि भाई प्रायोरिटी देने क्वालिटी को, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉलो करना है। फिर आप बता दीजिए कि इससे होगा कि क्वालिटी मेंटेन होगी, वो 2 बातें रिपीट हो रही है बार बार। और फिर ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करना। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में बार बार आप थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करिए, इवैल्यूएट करिए, इसके बारे में फर्म के लोगों को बताइए, रिपोर्ट करिए कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, सेफगार्ड करके थ्रेड को कम करने की कोशिश करिए, एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, नहीं हो पा रहा तो विड्रॉ करिए। यही काम ऐसे भी करने पड़ते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस के अंदर। एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो पहले ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करिए क्लाइंट के बारे में। सामने वाला बंदा इंटीग्रिटी वाला है ना, तुम्हारे पास कॉम्पिटेंस है ना, तुम एथिकल रह पाओगे ना पूरे असाइनमेंट में। और पिछले साल अगर ये कंटिन्यूएशन वाला, तो ये एडिशनल चीज, पिछले साल कुछ हुआ है क्या नया, सिग्निफिकेंट मैटर्स है क्या जो हमने ध्यान में रखने चाहिए। एंगेजमेंट टीम के असाइनमेंट की अगर हम बात करते तो बहुत ही सिंपल सा है कि आपके पास में एडिक्वेट स्टाफ होना चाहिए, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी वाला, एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए काम करने के लिए। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बहुत सिंपल, पहले अगर कोई स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए तो वो करवा लीजिए, जब टीम जाती है तो डायरेक्शन करवाइए, जब टीम में काम करे तो ऑब्जर्व करिए, सुपरविजन करिए, टीम कहीं पे अटक जाए तो उनको कंसल्टेशन दीजिए। फिर उनका जब काम खत्म हुआ तो रिव्यू करिए, एंगेजमेंट पार्टनर ने खुद ने रिव्यू करना चाहिए। एंगेजमेंट पार्टनर को हर चीज की जिम्मेदारी लेनी है ऐसे 220 के अंदर। फाइनली एक अच्छी क्वालिटी रिपोर्ट बनानी चाहिए, ये भी एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी में आता है। अगर हम बात करते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की, क्या जिम्मेदारी है पार्टनर की? सभी लिस्टेड कंपनियों के ऑडिट में और जो भी ऑडिट्स फर्म के पॉलिसी प्रोसीजर्स के क्राइटेरिया में कवर होते हैं उन सब का रिव्यू होना चाहिए। उसके 3 बातें, अपॉइंट करना जिम्मेदारी है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करना जिम्मेदारी है। अपॉइंट करने के बाद सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है, आप अपॉइंट करने के बाद में जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है ऑडिट के वो सब डिस्कस करने पड़ेंगे उसके साथ में। सिग्निफिकेंट मैटर्स, बड़ी सिग्निफिकेंट रिस्क मिली होगी, रिस्क मिलने के बाद में टेस्ट ऑफ कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिली होगी, फिर आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स में बड़े बड़े सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इवेंट्स मिले होंगे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आपको मिले होंगे, फिर उसके बाद ओपिनियन पे इंपैक्ट डालनी चीजें, वो सब डिस्कस करो। और साइन मत करो जब तक के पूरा रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता। नॉट डेट द रिपोर्ट, डोंट साइन द रिपोर्ट। रिव्यूअर की जिम्मेदारी क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर्स पूरे स्टडी करना, सिग्निफिकेंट जजमेंट, ऑडिट के दौरान जितने इंपॉर्टेंट जजमेंट लगाकर डिसीजंस लिए गए वो सारे जजमेंट्स को स्टडी करना, एनालाइज करना। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को स्टडी करना, रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट को, और फाइनली कंक्लूजन, ओपिनियन अप्रोप्रिएट है ना, रिलायबल है ना, सही है ना, वो देखना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर का। लिस्टेड कंपनी में सीआईडी कुछ जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। कंसल्टेशन, जितने भी कंटेंटियस, जितने भी चैलेंजिंग, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा एरियाज थे उन सब पे सही बंदे को लाकर कंसल्टेशन लिया गया ना, जो कंसल्टेशन लिया गया वो अप्रोप्रिएट लिया गया, उसको बराबर फॉलो किया गया ना। इंडिपेंडेंस, टीम पूरी इंडिपेंडेंट थी ना, इवैल्यूएट करना है कि टीम इंडिपेंडेंट थी ना। और डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान कि जो डॉक्यूमेंट्स थे, खास करके सिग्निफिकेंट जजमेंट से कैंडिडेट डॉक्यूमेंट थे, क्या वो रियलिटी को डिपिक्ट करते हैं, क्या ऑडिट प्रोसेस उसको डिपिक्ट करते हैं, वो देखना है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मैनेज कैसे करना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम है SQC1 ऐसे 220 में। मॉनिटरिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पर्पस सिंपल है, इज इट डिजाइन प्रॉपरली, इज इट अपडेटेड, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली सिस्टम्स काम कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, वो पर्पस बताओ।
वापस किसी पार्टनर को, उतने नॉलेजेबल बंदे को, अच्छा यहाँ पे बोला है कि जो फर्म लेवल पे मॉनिटरिंग होती है उसके रिजल्ट्स निकलते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर ने मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स को अच्छे से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि क्या क्या डेफिशिएंसी निकल कर आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल कर आए, उसमें फर्म का क्या गाइडेंस आया, क्या गाइडेंस आया वो समझना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ठीक है, और उसके हिसाब से अपने असाइनमेंट को इंप्रूव करना चाहिए। तो फर्म लेवल पे जो मॉनिटरिंग होती है वो तू पढ़ ले बेटा, समझ ले बेटा। फिर डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं, डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो यार आपके जो एलिमेंट्स है बस उसी के बारे में बोला हुआ है। आपके एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस के क्या इश्यूज, चैलेंजेस, उसको कैसे रिजॉल्व कर डॉक्यूमेंट करो, एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस के इश्यूज को रिजॉल्व को डॉक्यूमेंट करो, कंसल्टेशन किससे लिया, EQCR का पूरा डॉक्यूमेंटेशन लो, लिखा होना चाहिए कि कोई अनरिजॉल्व मैटर नहीं है, सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट्स बराबर है, सारे सिग्निफिकेंट मैटर से कंक्लूजन बराबर है, ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। क्या डिफरेंस है SQC 1 220 में? SQC 1 की अगर मैं बात करूं तो ये जितने भी, अगर इसकी बात करूं तो जितने भी अलग अलग असाइनमेंट्स है आपके, अश्योरेंस और रिलेटेड असाइनमेंट, सबको लगता है SA 220 सिर्फ ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को लगता है। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो SQC को 1 को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी CEO की है, CEO की है, मैनेजिंग पार्टनर्स की है, ठीक है, CEO मैनेजिंग पार्टनर्स की है। लेकिन SA 220 को इंप्लीमेंट करने की अगर मैं जिम्मेदारी बोलूंगा तो ये एंगेजमेंट पार्टनर की है। पर्पस यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। जब हम बात करते हैं SQC की, ऐसे 220 की बात करूंगा तो इसकी बात करूंगा तो इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। एक है सिस्टम बनाना, एक है इसको इंप्लीमेंट करना। क्वालिटी बराबर रहे इसके लिए पीयर रिव्यू बोर्ड भी है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड भी है, NFRA भी है। पीयर रिव्यू बोर्ड का सिंपल सा अपना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ये देखना जाता है कि क्या CA फर्म, जिसको प्रैक्टिस यूनिट बोलते हैं, वहां पे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बना है ना, डॉक्यूमेंटेड है ना, और उसके हिसाब से काम चल रहा है ना, ये देखने के लिए कि क्या वेदर द वर्क इज एज पर लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स एंड वेदर रिपोर्ट्स आर रिलायबल, बस यही जाके चेक करना है। अगर है तो सर्टिफिकेट देते हैं, अगर नहीं है तो बोलते फॉलो ऑन, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपका फॉलो अप पीयर रिव्यू होगा 1 साल के बाद में, और फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बनाता कौन है? गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं, काउंसिल के लोग भी होते हैं, उनका काम है रिव्यू करना सर्विस। अभी मेजरली ऑडिट पे फोकस है। CA इंस्टीट्यूट को बताना कि तुमने क्या करना चाहिए, मेंबर्स को गाइड करना तुमने क्या करना चाहिए, इसके लिए खास उनके टेक्निकल रिव्यूअर्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूं NFRA की, तो NFRA को सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 में एस्टैब्लिश किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बनाता है। इनका काम भी सिंपल यही है कि बड़े कंपनी में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग अच्छे से चल रही है ना, तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एडिक्वेट है ना, प्रॉपर है ना, लोग उसको बराबर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, यही देखना। इसी से रिलेटेड उसकी ड्यूटीज है और पावर्स है। इट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड देयर स्टैंडर्ड्स। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, ये जो बड़ी कंपनीज है NFRA के स्कोप में, और भी क्राइटेरिया है, रूल 3 ऑफ NFRA रूल्स होता है, वही लोग आते हैं। QRB के अंदर जो कंपनीज अदर देन दी है, वही लोग इनके अंदर आएंगे। QRBs के पास जो स्कोप है अदर देन, बड़े कंपनी के अलावा, जो वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड देखता है, या फिर NFRA का भी रेफरेंस देगा तो वो देखते हैं।